साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जिन टॉपिक्स के साथ हम डील करेंगे उसमें फर्स्ट टॉपिक है 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन अभी हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फिर ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करेंगे, जीनोमिक सर्वेलेंस के बारे में बात करेंगे, फिर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करेंगे, फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अभी 1.5 लाख करोड़ का 5G स्पेक्ट्रम जो है बेचा गया है। इसमें आगे बताया गया है कि जो 5G स्पेक्ट्रम के डिफरेंट बैंड्स जो थे जिनको कि बेचा गया, उसमें से 3 बैंड थे, उनके लिए कोई बिड ही नहीं आई है। तो ये थे 600 MHz मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज। इनके लिए कोई बिड नहीं आई है। और बताते हैं कि 2/3 ऑफ द बिड्स वर फॉर द 5G बैंड। 2/3 जो बिड थी वो 5G बैंड किसके लिए थी? 3300 मेगाहर्ट्ज एंड 26 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे बताते हैं कि रिलायंस जियो जो है वो टॉप बिडर रहा है, एंड फिर बाद में उनको फॉलो किया है भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने। ठीक है, अब हम 5G स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ और जान लेते हैं क्या होता है ये। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो कि अलॉट की जाती है मोबाइल इंडस्ट्री को और अदर सेक्टर्स को फॉर कम्युनिकेशन ओवर एयरवेव्स के ऊपर, कम्युनिकेशन के लिए ओवर द एयरवेव्स। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक सॉवरेन असेट है, और इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ जो भी होती है वो गवर्नमेंट जनरली रेगुलेट करती है, और अथॉरिटी होती है इसकी, और अथॉरिटी की पावर पूरा जो रेगुलेट करने का गवर्नमेंट के पास होता है, और फिर लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं और मैनेज किया जाता है इस तरह से। आगे बताया जाता है कि ऑपरेटर्स विल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रम बैंड्स टू डिलीवर 5G सर्विसेज। तो 5G सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनके बैंड के कॉम्बिनेशन को यूज में लिया जाएगा, और ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और क्रिटिकल रोल प्ले करेगी ये स्पीड और रेंज की कवरेज को डिटरमाइन करने के अंदर। तो जो डिफरेंट बैंड्स का कॉम्बिनेशन ये यूज में लेंगे 5G के अंदर, उसके हिसाब से स्पीड और रेंज डिसाइड होगी, जो कि हम आगे भी देख भी लेंगे कि 3 टाइप के बैंड होते हैं। लो बैंड होता है, मिड बैंड होता है, हाई बैंड होता है। उसके हिसाब से उसका जो कवरेज होता है, जो स्पीड होती है वो अलग अलग वेरी करती है। तो हम देख लेते हैं, लाइक 1 गीगाहर्ट्ज से नीचे जो होती हैं चीज़ें काम कर रही है, यहाँ पे बताया गया है। मिड बैंड की बात बताई गई है। फिर आगे बताया गया है मिड बैंड की जो रेंज है उसमें केवल 2 चीज़ें आ रही हैं, 4G एंड 5G, और फाइनली बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है यदि बैंड तो उसमें केवल 5G आ रहा है। तो स्पेक्ट्रम डिटरमाइंस 5G कवरेज एंड स्पीड। जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिटरमाइंस करेगा कि 5G की कितनी स्पीड रहेगी और कितना कवरेज रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 बैंड को देखेंगे, इसमें लो बैंड, फिर मिड बैंड, फिर हाई बैंड को देखेंगे। तो इसमें आपको स्पेसिफिकली याद रखना है 1 गीगाहर्ट्ज से कम के बैंड को हम जनरली लोअर बैंड के तौर पे देख रहे हैं। और इसमें होता क्या है, वाइड रेंज प्रोवाइड करता है। ये लो बैंड जो होता है वाइड रेंज प्रोवाइड करता है, ऑपरेट टू प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ द कवरेज। ठीक है, और इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और आगे बताया गया है मच ऑफ द 5G नेटवर्क्स परफॉर्मेंस विल डिपेंड अपॉन प्रॉक्सिमिटी टू द सेल साइट। उसके अलावा बताया गया इट इज एसेंशियल टू बिल्ड कवरेज इन थिनली पॉपुलेटेड एरियाज प्रोवाइडेड इंडोर कवरेज इन द बिल्ट अप एरिया। तो ये लो बैंड के बारे में बताया गया है। मिड बैंड के रिगार्डिंग इन्होंने बोला कि 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज को हम मिड बैंड बोल देंगे। गीगाहर्ट्ज जो होता है 10⁹ होता है, स्पेसिफिकली आपको ये याद रखना है, और जो मेगा होता है वो 10⁶ होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो मिड बैंड है उसमें क्या बोला जा रहा है, 5G बिकॉज कंसिडर्ड आइडियल फॉर द 5G। मिड बैंड को आइडियल बोला जाता है 5G के लिए, क्यों? इट कैन कैरी प्लेंटी ऑफ डाटा वाइल ऑल्सो ट्रेवलिंग सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। तो इसमें दूरी भी काफ़ी कवर हो जाती है, डिस्टेंस भी काफ़ी कवर हो जाती है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द डाटा भी इसके अंदर कैरी हो जाता है। तो इस वजह से मिड बैंड जो होता है 5G के लिए एक आइडियल बैंड के तौर पे जाना जाता है। यदि हाई बैंड की हम बात करेंगे तो हाई बैंड के अंदर स्पीड तो काफ़ी फास्ट होती है, सुपर फास्ट होती है, लेकिन जो रेंज होती है वो कम हो जाती है। और ये स्पेक्ट्रम की जो आपको बता रखा है 24 गीगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज जो है हाई बैंड के अंदर आ रहा है। तो ये था पूरा अकॉर्डिंग टू बैंड कितना की रेंज जा रही है और कितनी स्पीड जा रही है, उसको हमने देख लिया है। अच्छे से इसको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम देखते हैं चैलेंज क्या है 5G के डिप्लॉयमेंट के अंदर। तो 5G के डिप्लॉयमेंट के अंदर आने वाले चैलेंज को हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइस की जो अवेलेबिलिटी है वो एक चैलेंज है। डिवाइस की अवेलेबिलिटी एक चैलेंज है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो 4G से काफ़ी हद तक एक अलग टेक्नोलॉजी है। तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो रही है वो काफ़ी हद तक एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा। तो इस वजह से डिवाइस की अवेलेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपेटिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो इसमें बताया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ द डिवाइसेज कंपेटिबल विद 5G स्टैंडर्ड एंड स्पेक्ट्रम विल बी वाइटल इन क्रिएटिंग एंड यूजर डिमांड फॉर 5G सर्विसेज। तो पहला आपको याद रखना है चैलेंज जो 5G के डिप्लॉयमेंट के अंदर फेस हो रहा है वो है डिवाइस की अवेलेबिलिटी। दूसरा है सूटेबल वेव स्पेक्ट्रम।
तो जैसा कि हमने बताया मल्टीपल वेव स्पेक्ट्रम में इसको काम करना होता है। यहाँ पे बताया गया है फ्रीक्वेंसी जो 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इनेबल नेटवर्क टू प्रोवाइड सुपर फास्ट स्पीड, तो ये स्पीड ज़्यादा देने के लिए मदद करती है नेटवर्क को। हाउ एवर हाई फ्रीक्वेंसीज एंटेल प्रॉब्लम विद 5G, तो ये इंटेल करती है प्रॉब्लम को, इंटेल प्रॉब्लम विद 5G एज शॉर्ट रेंज सिग्नल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रीज, तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तो उसकी रेंज शॉर्ट हो जाती है और फिर उसका ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है ट्रीज के थ्रू, बिल्डिंग्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो ये दिक्कत आती है इसकी वजह से। तो ये सूटेबल वेव स्पेक्ट्रम क्या चूज किया जाए, वहाँ वाली ये वाली दिक्कत भी है 5G के डिप्लॉयमेंट के अंदर। आगे बताया गया है, आगे लिखा गया है फाइबराइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फाइबराइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसको देखना अच्छे से। इंडिया अभी करंटली 33% ऑफ द टावर आर फाइबराइज्ड, तो इनका जो फाइबराइजेशन होता है इंडिया के अंदर केवल 33% टावर्स का हुआ है, जबकि यूएसए, जापान, चाइना के अंदर ये 80 to 90% है। थोड़ा सा टेक्निकल है ये फाइबराइजेशन जो है, इसको थोड़ा अच्छे से सुनना है आपको। फाइबराइजेशन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट कनेक्ट द कोर ऑफ द नेटवर्क टू द एज फैसिलिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा यूज इन 5G। तो इसको आपको याद रख लेना है, कभी आ जाता है डेफिनेशन के अंदर या फिर क्वेश्चन के अंदर कि फाइबराइजेशन क्या है, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। अब आगे देखते हैं ग्लोबली हार्मोनाइज स्पेक्ट्रम अलोकेशन। तो मतलब ग्लोबली जो हार्मोनाइज स्पेक्ट्रम अलोकेशन होगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो इन टेंडम रहेगा ये, जब आपस में जो कंट्री आए इन टेंडम में यदि इसको हार्मोनाइज तरीके से करेंगी तो इससे काफ़ी सारा मतलब कि कॉस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। बताते हैं यहाँ पे कि हार्मोनाइज अलोकेशन मिनिमाइज रेडियो इंटरफेरेंस अलॉन्ग द बॉर्डर्स, तो जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है अलॉन्ग द बॉर्डर्स वो कम हो जाता है यदि हार्मोनाइजेशन रहता है एलोकेशन के अंदर तो। और ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल रोमिंग को एंड रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट को। तो यदि ग्लोबली हार्मोनाइजेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो जो कि हो नहीं पाता है जल्दी से, तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज है। नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट काफ़ी पुरानी डिबेट है, आपको काफ़ी पहले से पता है। तो यूनिकनेस ऑफ द 5G नेटवर्क टेलरिंग ऑफ स्पेसिफिक यूज केसेज विल बी डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन टू नेट न्यूट्रलिटी लॉज इन इंडिया। तो मतलब स्पेसिफिक यदि किसी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, स्पेसिफिक केस यूजेज हो रहे हैं, तो वो नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन है, जैसा कि आप जानते हो। तो ऐसी कंडीशन में ये भी एक चैलेंज की तरह देखा जा रहा है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह की भी संभावना है, तो ये भी चैलेंज है। तो वे फॉरवर्ड देख लेते हैं हम कि क्या किया जा सकता है। 5G को काफ़ी क्रिटिकल एलिमेंट रहने वाला है और 5G के ऊपर काफ़ी आने वाली चीज़ें डिपेंड करने वाली है। जैसा कि आपको पता है 5G के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएंगी जो अभी तक लैगिंग की वजह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे लैग काफ़ी कम हो जाता है। तो उसके सामने वे फॉरवर्ड हम क्या रख सकते हैं, क्या हमारे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं कि हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएँ इस 5G रोल आउट को पूरे को। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है सूटेबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्राइवेट सेक्टर वगैरह अच्छे से पार्टिसिपेट करें। बाद में डिजिटल एनवायरनमेंट डेट इंस्पायर ट्रस्ट, तो वैसे तो प्राइवेट सेक्टर पार्ट ले ही रहा है इसमें, तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो इसमें बताया गया सबसे पहले सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, ए डिजिटल एनवायरनमेंट डेट इंस्पायर ट्रस्ट बिल्डिंग वाला डिजिटल एनवायरनमेंट होना चाहिए। और आगे बताया गया है मॉडर्नाइज द पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेट इनेबल्स दिस, तो इस तरह से सारी चीज़ रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, रेगुलेटर्स नीड टू प्रमोट स्ट्रीमलाइन नेटवर्क डिप्लॉयमेंट रेगुलेशंस। आगे है मोबाइल टैक्सेशन फ्रेमवर्क शुड बी फर्दर सिंप्लीफाइड, ये और ज़्यादा सिंप्लीफाइड होना चाहिए। लेगेसी रेगुलेशन नीड टू बी रिव्यूड, बाद में बताया है कि काफ़ी फारफ्लंग एरिया जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है, टावर्स लगाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू अंडर सर्व्ड एरियाज। तो यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू अंडर सर्व्ड एरियाज, तो वहाँ पे हम इस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, चीज़ों को ले जा सकते हैं वहाँ तक भी नेट को। तो दिस इज ऑल अबाउट 5G ऑक्शन, 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की रिगार्डिंग हमने पूरी न्यूज़ कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं और ट्यूबरकुलोसिस को देखते हैं, क्या है ट्यूबरकुलोसिस और अभी इंडिया की क्या सिचुएशन है इसमें वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में, तो सब कुछ हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। तो बताया जा रहा है कि WHO ने रिसेंटली कुछ नई गाइडलाइंस रिलीज की है, जिसमें कि जो आपका नेशनल स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, नेशनल स्ट्रेटजिक जो प्लानिंग है NSP ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो होती है उसको सपोर्ट किया जाएगा। थोड़ा और देख लेते हैं। NSP फॉर TB इज ए की डॉक्यूमेंट जो क्या करता है कि गाइड करता है, एक तरह से गाइड द नेशनल अथॉरिटी एंड स्टेक होल्डर्स ऑन हाउ टू कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस द TB एपिडेमिक। TB का जो एपिडेमिक है इसको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से एड्रेस करना है कॉम्प्रिहेंसिवली, उसके रिगार्डिंग एक पूरी गाइड डॉक्यूमेंट है NSP जो है वो। इसमें क्या होता है, इसके गोल्स होते हैं, क्या रखेंगे, स्ट्रेटजीज होती हैं, प्रायोरिटी इंटरवेंशंस होते हैं हेल्थ एंड अक्रॉस दी सेक्टर्स। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू यहाँ पे कोशिश की जाती है NSP के द्वारा कि TB को किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया जाए। तो ये NSP के अंदर पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, बताई जाती हैं। आगे बता रखा है ईच गोल मस्ट बी डिफाइंड इन लाइन विद स्मार्ट का आपको याद रखना है, आपको इसको मेंशन करना है अपने आंसर राइटिंग में भी, कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस आता है तो
उसके रिगार्डिंग बात आती है। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड क्राइटेरिया, तो ये और चीज़ों के अंदर भी लागू हो सकता है ये स्मार्ट जो फॉर्मूला है वो, ठीक है। और करंट डॉक्यूमेंट इज अपडेटेड टू 2015 टूल किट टू डेवलप एनएसपी फॉर टीबी प्रिवेंशन, केयर एंड कंट्रोल। तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है। अभी अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस हम देखेंगे, उससे पहले कुछ डाटा देख लेते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस का जो वर्ल्ड वाइड क्या स्टेटस अभी चल रहा है। तो बताते हैं कि 1.5 मिलियन लोग हर साल टीबी की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। तो ये 15 लाख के आसपास लोग हर साल टीबी की वजह से मर जाते हैं। और एक रिपोर्ट बताती है 2020 के अंदर 30 हाई टीबी बर्डन जो कंट्रीज रही हैं अकाउंटेड फॉर 86% न्यू टीबी केसेज के लिए, जिसमें इंडिया के केसेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनके द्वारा डाटा बताए जा रहे हैं कि 2020 के अंदर हमारे यहाँ पे 18 लाख टीबी के केसेज आए हैं, 2019 में 24 लाख थे ये, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। तो एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से ये ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है और ये लंग्स को अफेक्ट करता है, जनरली मोस्ट ऑफन अफेक्ट द लंग्स। उसके अलावा भी होता है, वो देखेंगे हम। इट इज स्प्रेड थ्रू द एयर के थ्रू ये स्प्रेड होता है, जैसे टीवी, कफ, स्नीज एंड स्प्लिट जो होता है उसके थ्रू। तो यहाँ पे दो कैटेगरी होता है, एक तो पुल्मोनरी टीवी होता है, पुल्मोनरी टीवी होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीवी। तो ये क्या होता है, जो लंग्स को अफेक्ट करता है, और दूसरा जो होता है बॉडी के अदर पार्ट्स को, ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है ना। तो ये हो गया दोनों टाइप के टीवी आपके। अब ट्रीटमेंट फॉर टीवी की यदि हम बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग बीसीजी वैक्सीन है जो बच्चों को दी जाती है, 1921 में डेवलप की गई थी और 1948 से इंडिया के अंदर देना इसको स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे देखना है, आजकल बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम चल रही है टीबी के साथ, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बनता जा रहा है, ड्रग रेजिस्टेंट बन गया है जो टीबी है वो। इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है एक, और एक एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है, और एक टोटली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है। तो इसको आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि जो फर्स्ट लाइन डोज होती है उसकी तरफ जो रेजिस्टेंट हो जाता है, जब कोई टीबी का मरीज होता है उसको जो फर्स्ट लाइन ऑफ डोज दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है दवाइयों का, तो वो जब उसके प्रति जब है जो एक तरह से हम बोल सकते हैं जो बैक्टीरिया है इम्यून हो जाता है, उससे वो नहीं मरता है, तो उसे बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। बाद में जब ये एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस का बदल जाता है, जब और भी उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं उसकी तरफ भी ये हो जाए, और सारी दवाइयों के खिलाफ यदि इम्यूनिटी को गेन कर लेता है बैक्टीरिया, तो वो आपका टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब टीबी को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया के अंदर क्या स्टेप्स ली गई हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एनएसपी है, हमारा खुद का नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है 2017 से 2025 तक का, जो कि 2030 से पहले 2025 में ही टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट करने की बात करता है, ठीक है। बाद में जो नेक्स्ट हमारा है वो है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP, है ना, जो 2025 तक एलिमिनेट करना है टीबी को। NTP हैज एक्सपेंडेड बोथ द लेबोरेटरी नेटवर्क एज वेल एज डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज टू कवर एंटायर कंट्री। और अर्लियर इट वाज नॉन एज, पहले इसका नाम RNTCP था, जिसको आप फुल फॉर्म देख सकते हो, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। अब निक्षा पोर्टल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल है ये, ध्यान रखना है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो नेशनल टीबी इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच एक्ट्स एज द वन स्टॉप सॉल्यूशन टू मैनेज इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट जो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मॉनिटर प्रोग्राम वगैरह सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। निक्षा पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए नेशनल डाटा रिपोजिटरी ऑफ टीबी इन्फॉर्मेशन फॉर एडवांस एनालिटिक्स। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। फिर निक्षा पोषण योजना, तो निक्षा पोषण योजना क्या है, तो इंडियाज NSP प्रोवाइड द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर ऑल द टीबी पेशेंट्स। तो ये निक्षा पोषण योजना है, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह दिया जाता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल बर्डन को दूर करने की कोशिश की जाती है। और ये स्कीम जो फाइनेंस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस की गई है विद पार्शियल जो फंडिंग है वो एक तरह से वर्ल्ड बैंक इसके अंदर दे रहा है। स्कीम को लॉन्च कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टीबी फ्री इंडिया कैंपेन चल रहा है लॉन्च बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया बाय 2025। तो चैलेंजेस क्या है कंट्रोल करने के अंदर टीबी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड करप्शन वगैरह है, इनएडिक्वेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है, पुअर प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज के अंदर स्पेसिफिकली, ठीक है। और रिसोर्सेज लिमिटेशन ड्यू टू द पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, और अनरेगुलेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर लीड्स टू इरेशनल यूज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स, उसकी वजह से इस तरीके की फिर टीबी एक्सटेंड हो जाता है, जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी एंड टोटली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के केस आने लगते हैं, जो कि दिक्कत भरे होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर अब देखते हैं उसके अलावा कुछ ग्लोबल कमिटमेंट्स भी हैं। तो ग्लोबल कमिटमेंट्स इन एंड एफर्ट्स टेकन टू एलिमिनेट द टीबी, तो इसमें एक मॉस्को डिक्लेरेशन है, याद रखना टीबी के रिगार्डिंग है ये। कमिटमेंट टू इंक्रीज द मल्टी सेक्टरल एक्शन एंड एनहेंस अकाउंटेबिलिटी इन द ग्लोबल टीबी रेस्पॉन्स टुवर्ड द एंडिंग टीबी बाई 2030। और WHO एंड टीबी स्ट्रेटजी जो इनकी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है, जिसमें टीबी के इंसिडेंसेस को 80% से कम करना है, उसके लिए ब्लू प्रिंट है। फिर टीबी की डेथ्स को 90% से कम करना है,
और वगैरह 2030, एलिमिनेट द कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट फॉर टीबी अफेक्टेड हाउस होल्ड बाई 2030, ये सारी बातें हो रखी हैं। उसके अलावा ट्रीट ऑल एंड टीबी, फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ WHO, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एंड ग्लोबल फंड टू डायग्नोस, ट्रीट एंड रिपोर्ट 40 मिलियन रिपोर्ट पीपल विद टीबी। तो मतलब ये काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं इंटरनेशनल, ये भी यहाँ पे बताए हुए हैं। फाइनली हम देख सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस कैन बी कंट्रोल्ड इफ एप्रोप्रिएट पॉलिसीज को लाया जाए, इफेक्टिवली क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ इन मैनेजमेंट को इंश्योर किया जाए, देयरफॉर कमिटेड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हों, और साथ में इफेक्टिव टीबी कंट्रोल सर्विसेज अर्जेंटली रिक्वायर्ड है बोथ टू अवॉइड एंड कंटिन्यू हाई बर्डन ऑफ द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को कम करने के लिए कुल मिला के इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, जो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जान लिया है। अब हम जीनोमिक सर्वेलेंस की बात करेंगे और क्यों जीनोमिक सर्वेलेंस ज़रूरी है, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे जीनोमिक सर्वेलेंस में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा जो पैथोजेंस है उनके वेरिएंट निकल रहे हैं, लाइक कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा परेशान किया उसने, और मंकी पॉक्स जो है वो भी दिक्कत कर रहा है, और काफ़ी सारी इस तरीके की बीमारियाँ निकल रही है। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है थोड़ा कि एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाया जाए जीनोमिक जो है सर्विलेंस के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है कुल मिला के। जीनोमिक सर्विलेंस क्या होता है, इसको यदि हम देखें तो ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है पैथोजेंस की, एंड एनालाइज किया जाता है उनकी जो देयर जेनेटिक सिमिलरिटीज़ को, और जो अंतर होते हैं, डिफरेंसेज होते हैं उनको, टू आइडेंटिफाई वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे बताया गया है कि जीनोमिक सर्विलेंस इज क्रिटिकल फॉर स्ट्रॉन्गर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक की प्रिपेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी जो जीनोमिक सर्विलेंस है वो। ठीक है, बाद में बताया गया है इन द पास्ट, पहले के टाइम पे जीनोमिक सर्विलेंस सिस्टम हैव प्रूवन टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रोलिंग पोलियो जो था इंडिया के अंदर, उसको कंट्रोल करने के अंदर और ग्लोब के अंदर कंट्रोल करने के अंदर जीनोमिक जो सर्विलेंस है उसने अपना लोहा मनवाया है पहले। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये और इंस्ट्रूमेंटल रहा है। अब जीनोमिक सर्विलेंस के रिगार्डिंग इंडिया में क्या प्रोग्राम चल रहे हैं उनको देख लेते हैं। इंसाकॉग बहुत फेमस है, इंसाकॉग इंडियन सार्स कोविड-2 जेनोमिक कंसोर्टियम, इंसाकॉग ये एस्टेब्लिश किया गया है टू एक्सपेंड होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ सार्स कोविड-2 अक्रॉस द नेशन, एडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वायरसेस स्प्रेड्स एंड इवॉल्व्स। तो ये पूरा हम देखेंगे कि वायरस कैसे फैलते हैं, कैसे इवॉल्व करते हैं। इसके लिए इंसाकॉग है, फुल फॉर्म है इंडियन सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। इसके अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है पूरी होल जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए सार्स कोविड-2 वायरस की, ताकि हम जान सके कि वायरस कैसे इवॉल्व होते हैं और कैसे फैलते हैं, काइंड ऑफ, है ना, इस चीज़ को जानने के लिए। तो इंसाकॉग जो है वो जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो हमारी यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ जो यूनियन हेल्थ है वो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, एंड काउंसिल CSIR है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, CSIR की याद रखनी है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR भी इसमें इन्वॉल्व है। इज ए कंसोर्टियम ऑफ ओवर 50 लेबोरेटरीज, 50 से ज़्यादा लेबोरेटरीज का एक कंसोर्टियम है ये। आगे बताया गया है इसमें रीजनल जेनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज भी चल रही है। जीनोम सर्विलेंस इन इंडिया के अंदर बताया जा रहा है क्या क्या चल रहा है। तो एक तो इंसाकॉग देख लिया हमने, एक है RGSL, तो रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज है, सर्व एज द रीजनल हब लेबोरेटरी फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ द रिलेवेंट रीजन। और एक है इंडियन ट्यूबरकुलोसिस जीनोमिक सर्विलेंस कंसोर्टियम इन TGS, ये क्या है, इज प्रपोज ऑफलाइन ऑफ इंसाकॉग। तो इंसाकॉग की तरह ये भी प्रपोज किया गया है। तो ये इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के अंदर, ये चीज़ें चल रही हैं इंडिया के अंदर, ये प्रपोज की गई हैं कुल मिला के। अब देख लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है जीनोमिक सर्विलेंस का, किस तरह से जेनेटिक इनका एवोल्यूशन हो रहा है, जेनेटिक सिमिलरिटीज़ हैं, किस तरह से कंट्रोल्ड एकदम कांस्टेंट जो मॉनिटरिंग की जाएगी पैथोजेंस को, उनको एनालाइज किया जाएगा, उनके अंदर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ को देखा जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, थोड़ा ट्रेस किया जाएगा। तो उन सब चीज़ों की क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इससे पहली बात तो हमें इनहेंस पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में फ़ायदा मिलेगा। तो पैंडेमिक की प्रिपेयर्डनेस हम कर पाएंगे पहले ही काफ़ी हद तक, है ना। तो ये काफ़ी रियल टाइम एक्शनेबल इंसाइट्स हमको मिलेंगे इससे, तो प्रिपेयर्डनेस हो पाएगी। टू सपोर्ट द वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन के डेवलपमेंट में तो ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए पूरा एनालाइज करना तो रिक्वायर्ड होता ही है। टू सपोर्ट द डायग्नोसिस एंड द थेरापेटिक्स होती है उसके अंदर भी ये हेल्प करेगा। चैलेंज इन जीनोमिक सर्वेलेंस में क्या है, इनइक्विटी अमंग द नेशंस, इनइक्विटी अमंग द नेशंस। तो इनइक्विटी अमंग द नेशंस की वजह से एक चैलेंज आता है जीनोमिक सर्वेलेंस के अंदर, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोमिक्स एंड चैलेंज ऑफ द सस्टेनिंग कैपेसिटीज इन डिफरेंट सेटिंग इंक्लूडिंग वर्क फोर्स नीडेड वगैरह वगैरह, सब अलग अलग होता है कंट्रीज में। और जो ये तो क्रॉस बाउंड्री भी जा सकते हैं आप, तो ग्लोबली वायरस जो है स्प्रेड हो सकता है, कोविड के टाइम पे हमने देख लिया। तो ऐसी कंडीशन में इनइक्विटी अमंग द नेशंस जो हैं रिसोर्सेज की, उससे प्रॉब्लम होती है जीनोमिक सर्विलेंस के अंदर। लैक ऑफ इंटीग्रेशन, काफ़ी बार क्या होता है
स्केल जो होता है और जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, टाइमलीनेस, क्वालिटी, कंपेटेबिलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ जीनोमिक सर्विलेंस आउटपुट, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल सर्विलेंस फाइंडिंग्स रिमेन वीक, और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज वगैरह भी रहते हैं, और न्यूअर वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स भी हमेशा एक प्रॉब्लम बने रहते हैं, क्योंकि ये आते रहते हैं। तो इस वजह से ये सभी जो है एक तरह से चैलेंजेस हैं जीनोमिक सर्विलेंस के सामने। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो इसके लिए क्या बताया गया है, WHO ने रिलीज किया है 10 ईयर्स स्ट्रेटजी फॉर जीनोमिक सर्विलेंस। 10 साल की एक पूरी स्ट्रेटजी एक तरह से रिलीज किया है WHO ने पैथोजेंस के लिए। तो क्या है वो पूरी देख लेते हैं, उसमें क्या होगा। जीनोमिक सर्विलेंस इज ए स्ट्रेंथन्ड एंड स्केल्ड जीनोमिक सर्विलेंस इज स्ट्रेंथन्ड जीनोमिक सर्विलेंस इज स्ट्रेंथन्ड एंड स्केल फॉर क्वालिटी, टाइमली एंड एप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ एक्शंस विद इन लोकल टू ग्लोबल सर्विलेंस सिस्टम। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं 10 साल की, उसके अंदर उसमें बताए गए हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव बताया यहाँ पे इम्प्रूव एक्सेस टू टूल्स एंड बेटर जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्ट्रेंथन द वर्कफोर्स टू डिलीवर एट स्पीड, स्किल एंड क्वालिटी, एनहेंस डाटा शेयरिंग एंड यूटिलिटी ऑफ द स्ट्रीमलाइन लोकल टू ग्लोबल पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। बाद में बताया गया है मैक्सिमाइज करना है कनेक्टिविटी फॉर टाइमली वैल्यू एड इन द ब्रॉड सर्विलेंस आर्किटेक्चर, मेंटेन ए रेडीनेस पोस्टर फॉर इमरजेंसी। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू काफ़ी हद तक हम अच्छे से जीनोमिक सर्विलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीनोमिक सर्विलेंस। तो जीनोमिक सर्विलेंस के रिगार्डिंग सब कुछ ये था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, और ये है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या हैं, इनको देखते हैं अब हम। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो रिसेंटली नीति आयोग के एक मेंबर हैं साइंटिस्ट VK सारस्वत, उन्होंने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को फोकस करने के पर कि सेटअप किए जाएँ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, है ना। तो ये काफ़ी हद तक हमारी जो एनर्जी की नीड है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, और थर्मल पावर प्लांट जो एजिंग जिनकी हो रही है, ओल्ड हो रहे हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है ये नया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का कंसेप्ट है क्या। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो होते हैं वो एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पावर कैपेसिटी इनकी होती है 300 मेगावाट तक की पर यूनिट पे, है ना। विच इज़ अबाउट 1/3 ऑफ द, जो जनरली आपकी जो कैपेसिटी होती है जनरेशन की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, उसकी 1/3 होती है जो कि इनकी कैपेसिटी होती है वो। अभी SMR का जो कंसेप्ट है अपने इनिशियल स्टेज के अंदर है, ठीक है। ऐसे जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो ज़्यादा स्केलेबल और फ्लेक्सिबल बन सकती है। तो जो प्रोडक्ट चल रहा है इसके रिगार्डिंग, उसका टारगेट है 2035 तक ग्लोबली 21 गीगावाट के SMR के इंस्टॉल कर दिए जाएँ, जो कि 3% ऑफ द इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। और IAEA इसमें बता रहा है, अकॉर्डिंग टू IAEA, कि मोर देन 70 SMRs कंसेप्ट आर करंटली अंडर द डेवलपमेंट इन 18 कंट्रीज। और इसकी जो इंडस्ट्री के जो वैल्यूएशन है वो कितना हो सकता है 2040 तक, उसके बारे में बता दिया गया है। एडवांटेज ऑफ SMRs क्या हो सकते हैं, स्मॉल जो आपके रिएक्टर्स हैं, मॉड्यूलेटर रिएक्टर्स, इनकी जो एडवांटेज है, एक तो इसका जो फुटप्रिंट होगा वो स्मॉलर होगा। SMR कैन बी साइटेड ऑन लोकेशन नॉट सूटेबल फॉर लार्जर न्यूक्लियर प्लांट्स, तो वहाँ पर इनको लगाया जा सकता है, और स्मॉलर फुटप्रिंट इनका निकलेगा। अफोर्डेबल रहेंगे, तो अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि शिफ्ट किए जा सकते हैं, इंस्टॉल ऑन साइट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है इस वजह से ही अफोर्डेबल रहेंगे। बाद में सेविंग्स वगैरह जो होती हैं वो भी ठीक ठाक सी रहेंगी, कॉस्ट सेविंग एंड कंस्ट्रक्शन टाइम सेविंग वगैरह हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा, इससे क्लीन एनर्जी मिलेगी, इस वजह से SDGs को प्राप्त करने में हेल्प करेगा, अचीव करने में। फ्यूल जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। बताते हैं कि इनके अंदर यदि आप एक बार फ्यूलिंग कर दोगे, तो यहाँ तक भी बताया गया कि कुछ SMR तो इस तरह से डिज़ाइन किए जा सकते हैं कि 30 साल तक विदाउट रिफ्यूलिंग चल सकते हैं। लेकिन इनके सामने जो चैलेंज है वो क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट जनरेशन होगा, उसको कैसे सेटलमेंट करना है, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल की प्रॉब्लम रहेगी, छोटी छोटी लेवल पे लगेंगे तो। लैक ऑफ रेगुलेशन रहेगा, रेगुलेटरी ऑफ अदर बैरियर्स प्रिवेंटिंग द कंस्ट्रक्शन आर सब्सटेंशियल, मेकिंग प्रोसेस ऑफ गेटिंग सेफ्टी अप्रूवल्स ऑफ SMRs लॉन्गर एंड मोर एक्सपेंसिव काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे बता रखा है इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, IAEA के बारे में देख भी लेना है थोड़ा सा आपको। इन्होंने क्या किया है, हैज एस्टेब्लिश्ड द प्लेटफॉर्म ऑन SMRs एंड देयर एप्लीकेशन। उसमें क्या बोला है इन्होंने, वन स्टॉप शॉप फॉर कंट्रीज टू कोऑर्डिनेट सपोर्ट रिलेटेड टू द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ SMR डेवलपमेंट। तो इसमें IAEA इज द वर्ल्ड सेंटर फॉर कॉपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। इट वाज सेटअप एज द वर्ल्ड्स एटम ऑफ पीस 1957 में सेटअप किया गया। तो ये IAEA की रिगार्डिंग बताया गया है, एक एजेंसी है जो वर्क करती है with the member states and multiple partners worldwide to promote the safe, secure and peaceful use of the nuclear technology। तो फाइनली कंक्लूजन के अंदर लिखा गया है कि SMRs holds the promise for successful commercial deployment by offering enhanced safety, security, flexibility for all applications। उसके अलावा काफ़ी एडवांटेज जो वगैरह है हमने वो देख ही लिए हैं, ठीक है। तो अब हम इस तरह से सभी जो हमारे मेजर जो कंसेप्ट एंड टॉपिक्स थे वो कवर हो गए हैं। अब हम देखेंगे न्यूज़ इन शॉर्ट्स को देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ है वो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। देखेंगे क्या है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जो शॉर्ट्स न्यूज़ के अंदर फर्स्ट है, QKD बोलते हैं इसको। देखते हैं ये क्या है।
बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, नाम है QNU लैब्स। रिसेंटली इन्होंने इनोवेटेड किया है एडवांस सिक्योरिटी कम्युनिकेशन थ्रू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। देखते हैं कि क्या है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि डेवलप किया गया है QNU लैब्स के थ्रू अंडर द एजिज ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो ये इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस क्या है, इसको भी देखेंगे। तो आईडेक्स इज ए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। DIO का ये ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है, जो कि स्पेशल पर्पज व्हीकल है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, IDEX, याद रखना है आपको। और ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या है IDEX का, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम टू फोस्टर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सॉरी, स्पेशली इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। अब देखते हैं हम QKD क्या है। QKD इज ए सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज द क्वांटम फिजिक्स टू कंस्ट्रक्ट ए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। और थोड़ा सा इसमें जो कंसेप्ट होते हैं ना, उनको हम देखेंगे हल्का सा आगे जाके, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं इसके थ्रू क्या होता है। दो पार्टियों के बीच में शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट होती है और एक सीक्रेट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैसेज होता है, उस एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है टू पार्टीज के बीच में। तो कुल मिला के सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मैसेज की, और एक क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट पे काम करता है। सिक्योरिटी इज अचीव थ्रू द लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स। अब यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो दो जो लॉज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो सुपर इम्पोजिशन और एक इंटेंगलमेंट। तो सुपर इम्पोजिशन और सुपर इम्पोजिशन नहीं, सुपर पोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। तो सुपर पोजिशन को देखते हैं क्या होता है सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन का मतलब होता है क्वांटम, ईच क्वांटम बिट, ठीक है। ईच क्वांटम बिट का मतलब क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ए क्वांटम कंप्यूटर, उसे बोलते हैं। ईच क्वांटम बिट कैन रिप्रेजेंट बोथ 1 एंड ए 0 एट द सेम टाइम। तो जनरली जो हमारी बिट होती है 0 और 1 होती है, लेकिन सुपर पोजिशन के अंदर जो आपकी क्वांटम बिट होती है वो 0 और 1 दोनों को सेम पॉइंट ऑफ द टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकती है, इसे बोलते हैं सुपर पोजिशन। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है उसका मतलब क्या होता है, सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटेंगल्ड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यदि किसी एक को डिस्टर्ब किया जाएगा तो सेकंड अपने आप ही जो होगा वो क्या होगा, उससे इम्पैक्ट होगा। यहाँ दिखा गया है कि इस तरह से होता है डेट एनी चेंज इन वन डिस्टर्ब द अदर एवन इफ बोथ आर अपोजिट एंड टू द यूनिवर्स। तो इसे बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो इसके रिगार्डिंग एक फिगर में बताया गया है कि किस तरह से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्क करता है उसको आपको देख लेना है, लेकिन ये दोनों डेफिनेशन सुपर पोजिशन की और क्वांटम इंटेंगलमेंट की आपको अच्छे से याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन अनोनिमाइजेशन ऑफ डाटा। तो मेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस के थ्रू इन्होंने रिलीज किया है ड्राफ्ट ऑन AOD गाइडलाइंस एंड मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस को, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइंस हैं उसमें डाटा अनोनिमाइजेशन होता क्या है, इसकी हम बात करें तो ये होता है प्रोसेसिंग टेक्निक दैट रिमूव्स और मॉडिफाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनली आइडेंटिफाइबल एट्रीब्यूट्स। तो ये अब आगे बताया गया है डाटा विच अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ अनोनिमाइजेशन इज रेफर्ड टू एज अनोनिमाइज्ड डाटा। तो ये कुल मिला के यहाँ पे पर्पज ऑफ AOD जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं आगे। तो इससे प्राइवेसी जो प्रोटेक्शन वगैरह बढ़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ में प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू इनेबल द डाटा अनोनिमाइजेशन वगैरह। तो इन सभी चीज़ों की बातें यहाँ पे की गई है, इस न्यूज़ को देख लेना है आपको। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, स्मार्ट इंडियन हैकथॉन। तो जो स्मार्ट इंडियन हैकथॉन क्या रहा है ये, तो यहाँ पे बताया कि प्राइम मिनिस्टर जी जो हमारे उन्होंने ग्रांड फिनाले ऑफ SIH को एड्रेस किया है। तो 2017 के अंदर SIH स्टार्ट हुआ था, स्मार्ट इंडियन हैकथॉन जो है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन जो है 2017 में स्टार्ट किया गया था, जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया टू प्रोवाइड स्टूडेंट ए प्लेटफॉर्म टू सॉल्व सम ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स वी फेस इन आवर डेली लाइफ्स। तो जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम फेस होती है उनकी इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए लोगों को, मतलब बच्चों को इंस्पायर किया गया था इसमें। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक तरह से इनिशिएटिव रहा और प्लेटफॉर्म इसमें प्रोवाइड किया गया टू ऑफर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए। और 6th क्लास से 12th क्लास एंड कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए ओपन था, मतलब जूनियर एंड सीनियर SIH के नाम से। तो इसको आपको याद रखना है। अब देख रहे हैं हम ITUज रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम। तो ये क्या है ITUज, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन होस्टेड द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस RSF। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो RSF है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने हमारे यहाँ पे होस्ट किया है फॉर एशिया एंड ओशियानिया रीजन के लिए इसको किया है। तो ITU इज़ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये देख लेना है इसके बारे में भी। अब हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसको देखते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वाज लॉन्च्ड, रिसेंटली लॉन्च किया गया है उसको, और ये जॉइंट डेवलप किया गया है जॉइंटली
किसके द्वारा डेवलप की गई है? बस एक तरह से CSIR के द्वारा, यानी प्राइवेट फर्म है KPIT टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो यहाँ पे फ्यूल सेल जो है ये वाला इज एन, फ्यूल सेल क्या होता है इसके बारे में इन्होंने बता रखा है। फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो फ्यूल सेल की डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने दी है, फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस विच जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी हीट एंड वाटर बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड एयर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात इन्होंने कर दी है स्पेसिफिकली। एप्लीकेशन ऑफ द फ्यूल सेल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरी में एप्लीकेशन के हिसाब से कहाँ उनको यूज में लिया जा रहा है, उस हिसाब से 3 कैटेगरीज में एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल्स को बांटा गया है। एक तो ट्रांसपोर्ट के अंदर, पोर्टेबल में क्या रखा गया है, मिलिट्री जो एप्लीकेशंस होती हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स एंड लैपटॉप्स के लिए हो जाएगा। और स्टेशनरी जो है उसमें पावर टू इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह के लिए। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं फ्यूल सेल के? तो ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी कम होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और हाई एनर्जी डेंसिटी होती है। क्लाइमेट चेंज गोल्स को ये मीट कर सकता है क्योंकि डिकार्बनाइजेशन में ये हेल्प करता है। नॉइज फ्री ऑपरेशन होता है, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होता है जो ओवरकम होता है इशू ऑफ द स्मॉग एंड हीट प्रॉब्लम से। और ऑपरेटिंग टाइम आर मच लॉन्गर देन बैटरीज। तो ये चैलेंज लेकिन इनके सामने क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी फॉर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है कि किस तरह से लिखा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल का, ठीक है। फ्लेमेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन गैस की दिक्कत है, हाई कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी की चैलेंज है, और मैनेजमेंट ऑफ एयर, हीट एंड वाटर, ये सभी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। और यहाँ पे बताया गया है कि एक जो फ्यूल सेल है कैसे काम करता है। तो इसके अंदर बताया जाएगा कि सबसे पहले हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो एनोड पे जाते हैं। एटम्स पहले स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड देन फिर उसके बाद द पॉजिटिव चार्ज जो होता है, चार्जेज प्रोटॉन्स थ्रू द मेम्ब्रेन टू कैथोड की तरफ जाते हैं, और इस तरह से पूरा एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पे होता है, इसमें दिखाया गया है, इसको देख लेना है आपको। अब रोशनी के बारे में बात करते हैं, रोशनी क्या है? तो इंडिया का फर्स्ट सैलाइन वाटर लैंटर्न है ना, तो लैंटर्न है इंडिया का फर्स्ट सैलाइन वाटर विच यूजेज सी वाटर एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रोड्स टू पावर द LED लैम्प्स। तो ये NIOT द्वारा बनाया गया। NIOT क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो इसको आपको देख लेना है थोड़ा, है ना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। इसका सिग्निफिकेंस तो वही है कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा, फीजिबल टू ऑपरेट होगा, ईज ऑफ लिविंग लेके आएगा ये कुल मिला के। तो ये सब बातें बताई गई। अब हम देखते हैं SSLV, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इसरो की फर्स्ट जो है फ्लाइट एक तरह से हो गई है जो कि फेल हो गई। तो मैडन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फ्लाइट फेल्ड टू डिप्लॉय सैटेलाइट्स वर इंजेक्टेड इनटू द रॉन्ग इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। तो रॉन्ग इलेक्ट्रिकल जो ऑर्बिट है उसके अंदर इनको सर्कुलर में डालना था, लेकिन इलेक्ट्रिकल में डाल दिया है। तो ऑर्बिट क्या होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। ऑर्बिट एक कर्व पाथ होता है एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड द अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कर्व पाथ होता है, इसे ऑब्जेक्ट, इसको बोल दिया ऑर्बिट की डेफिनेशन। SSLV के बारे में बात करते हैं, क्या होता है SSLV, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से सुनना है आपको। तो ये एक 3 स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल होता है विद द कैपेसिटी टू लॉन्च अप टू 500 kg सैटेलाइट्स मास इनटू द 5 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये SSLV की बता दी गई है कि कितनी रेंज तक कितने किलोग्राम के चीज़ों को ले जा सकता है, और 3 स्टेज सॉलिड व्हीकल होता है ये। इट एम्स टू कैटर टू द इमर्जिंग मार्केट फॉर द लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू LEOs। इट इज स्मॉलेस्ट व्हीकल एट 110 टन मास एट इसरो। ठीक है, तो ये बता दिया गया है, इसका मास भी बता दिया गया कितना है। एडवांटेज बताए गए हैं यहाँ पे SSLV की क्या है। टर्न अराउंड काउंट जो टाइम होता है उसको कम करेगा ये। टेक ओनली 72 आवर्स टू इंटीग्रेट, है ना, और 70 days टू टेकन नाउ। ठीक है, अब तक जो 70 दिन लिए जा रहे हैं, मतलब जनरली उसके अंदर 72 डेज लेगा, ये बात बताई जा रही है। तो रिड्यूस करेगा टर्न अराउंड टाइम को, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। साथ ही साथ में अनलाइक PSLV GSSLV के SSLV के क्या फायदे होंगे कि असेंबल वर्टिकली हॉरिजॉन्टली काफ़ी तेज़ी से किया जा सकता है, और अकोमोडेटेड होगा मल्टीपल सैटेलाइट्स के लिए, और रिक्वायर्ड लेसर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सभी बेनिफिट्स होंगे SSLV के। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 3 स्टेज होता है, ये भी याद रखना है आपको। और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है वो याद रखना है, और इसकी कहाँ तक ये लॉन्च कर सकता है, कितने वेट के, है ना, सैटेलाइट को, तो वो सब कुछ आपको देखना है। अब देखते हैं ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस को मॉनिटर करने के लिए ऑब्जर्वेटरी की बात चल रही है। तो देखते हैं हम, तो ये दिगंतरा स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है, इज गोइंग टू सेटअप इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA बोलते हैं जिसको, ऑब्जर्वेटरी इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो दिगंतरा आपको स्टार्टअप का नाम याद रखना है। गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड के अंदर SSA आने वाला है। SSA क्या है? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो है। इट विल बी एबल टू ट्रैक ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर इन साइज ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो अर्थ के ऑर्बिट करने वाली 10 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को ये ऑब्जर्व कर पाएगा, ट्रैक कर पाएगा।
तो यहाँ पे जो होता है आपका स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होता है, इसका मतलब रेफर्स टू नॉलेज ऑफ स्पेस एनवायरनमेंट, असेसमेंट ऑफ एनी थ्रेट्स टू स्पेस एक्टिविटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेसेसरी मिटिगेशन मेजर्स टू सेफगार्ड स्पेस असेट्स। तो इसे इसके लिए एसएसए को हमने बता दिया अच्छे से। सिग्निफिकेंस ऑफ एसएसए जो ऑब्जर्वेटरी होती है उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो हेल्प इंडिया ट्रैक एनी एक्टिविटी और इवेंट इन डीप स्पेस, तो उसमें इंडिया की हेल्प करेगा ये। क्रूशियल गैप इन एसएसए ऑब्जर्वेशन एज देयर इज ए लैक ऑफ सच फैसिलिटीज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये दिक्कत है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ये एक तरह से उसको भी पूरा करेगा, फिल करेगा, रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर कॉलिजन बिटवीन द सैटेलाइट्स एंड अदर स्पेसक्राफ्ट के कॉलिजन की संभावना को कम करेगा। हेल्प करेगा मॉनिटर करने के अंदर इवेंट्स ऑकरिंग द डीप जो स्पेस के अंदर हो रही हैं, और गिव इंडिया इंडिजीनियस कैपेबिलिटी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स वगैरह। उसके अलावा स्टेप्स क्या क्या ली गई हैं एसएसए के अंदर यहाँ पे, तो इसरोज एसएसए कंट्रोल सेंटर नेत्रा, इसरो का जो एसएसए कंट्रोल सेंटर है नेत्रा का नाम है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इन बेंगलुरु टू डिटेक्ट डेब्रिस एंड अदर हैजार्ड्स टू इंडियन सैटेलाइट्स। तो ये किसका है, इसरो का है। इंडिया एंड यूएसए हैव साइंड बायलैटरल एसएसए एग्रीमेंट भी साइन किए इंडिया और यूएसए ने। एसएसए कवर 3 मेन एरियाज, क्या क्या कवर करता है, स्पेस सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग को कवर करता है एसएसए, स्पेस वेदर को कवर करता है, और साथ ही साथ में स्पेस वेदर मॉनिटरिंग को कवर करता है, और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स मॉनिटरिंग ये करता है। तो ये सभी चीज़ें होती है इसके अंदर, तो ये हमने देख लिया है ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस, और इसमें सिचुएशनल जो है आपका स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसएसए ऑब्जर्वेटरी जो दिगंतरा ऐप लेके आने वाली, दिगंतरा जो स्टार्टअप है वो लाने वाला है उत्तराखंड के अंदर। और उसके अलावा नेत्रा की हमने बात कर ली, इसरो का जो कंट्रोल सेंटर है एसएसए इसके रिगार्डिंग, तो ये सभी हमने देख लिया है। अब हम जुपिटर की बात करेंगे, देखते हैं जुपिटर के बारे में न्यूज़ में क्या आ रहा है या क्या आ रखा है। ठीक है, तो देखते हैं जुपिटर को। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफ़ी न्यूज में है, आपको पता है। नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप कैप्चर द न्यू इमेज ऑफ जुपिटर, तो नई इमेज जुपिटर की कैप्चर की है नासा के वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो टेलीस्कोप है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, न्यू इमेज ऑफ जुपिटर प्रेजेंट्स इट्स मैसिव स्टॉर्म्स, कलरफुल अरोराज एंड फैंट रिंग्स एंड 2 स्मॉल मून्स। तो जो मून्स है उनका नाम आपको ये देख लेना है, यहाँ पे आ सकता है कभी किसके मून्स हैं। तो JWST किसकी शॉर्ट फॉर्म है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। इंफ्रारेड फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी, ये इंफ्रारेड फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी है नासा की, और क्या है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है बिटवीन द नासा, यूरोपियन एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी टू प्रोब कॉस्मोस टू अनकवर्ड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। अब देख लेते हैं जुपिटर के बारे में, तो देख लेना है इसकी पोजीशन कहाँ पे है, 5th नंबर का है। ठीक है, और ये इज द ऑल्सो द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम है, और ये 5th नंबर पे आता है सन से जब बढ़ते हैं हम दूर की तरफ। रिंग्स जब देखी जाएंगी इसके अंदर, तो इट हैज़ द सेवरल रिंग्स, बट अनलाइक जो सनी की तरह इसमें जो रिंग्स हैं वेरी फेंट और मेड ऑफ द डस्ट एंड डॉट एंड आइस की बनी हुई है। शॉर्ट डे, काफ़ी छोटा दिन होता है इन्हें। सोलर सिस्टम अबाउट 10 आवर्स का होता है। मून की बात की जाए तो 79 मून्स है इसकी, और सैटर्न के जो हैं वो 82 मून्स है। ठीक है, एंड 4 लार्जेस्ट मून जो हैं लो, यूरोपा, ठीक है, और गैनीमेडी एंड कैलिस्टो, ये सभी आपको नाम याद रखने हैं बड़े मून्स के। ठीक है, और ग्रेट रेड स्पॉट यहाँ पे है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बिग स्टॉर्म्स लाइक ग्रेट रेड स्पॉट विच हैज़ बिन गोइंग फॉर 100 of years. Recently there 3 smaller ovals merged to form little red spot about half the size of the great red spot। तो ये भी ध्यान रखना, कभी पूछ लिया जाए कहाँ पे ग्रेट रेड स्पॉट वगैरह। अरोराज की यदि बात की जाती है, तो जुपिटर की जो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो कॉजेज द, क्या करती है, स्पेक्टिकुलर अरोराज एट द प्लेनेट्स पोल्स। अरोराज आज कॉज बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑफ सोलर विंड्स विद द एटम्स ऑफ अपर एटमॉस्फेयर। तो इसके बारे में हमको बताइए। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक जुपिटर के बारे में हमने देख लिया। अब नासा ने पोस्टपोन कर दिया है लॉन्च ऑफ द आर्टेमिस 1 मिशन। तो आर्टेमिस 1 मिशन नासा लॉन्च करने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया। देखते हैं क्यों किया गया है पोस्टपोन। तो नासा आर्टेमिस मिशन इज एम्ड एट एक्सप्लोरिंग, किसको एक्सप्लोर करेगा ये, मून को, विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव of getting human being back on lunar surface and possibly beyond to Mars and elsewhere। तो आर्टेमिस जो 1 है मिशन वाज एन अनक्रूड टेस्टेड फ्लाइट, वाइल आर्टेमिस 2 जो होगा विल हैव ए क्रू। लूनर लैंडिंग इज ओनली एक्सपेक्टेड टू, इन आर्टेमिस जो 3rd है उसी में लूनर जो लैंडिंग है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। तो आर्टेमिस जो 1st है वाज गोइंग टू बी फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द न्यू स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट्स की होने वाली थी, दैट विल प्रोपल ओरियन स्पेसक्राफ्ट डिजाइन टू मीट वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। इंडिया के रिगार्डिंग देख लेना है कि चंद्रयान जो 3rd था, ठीक है, देयर हैज़ बीन रिन्यूड इंटरेस्ट ऑन द मून विद द सेवरल कंट्रीज है ना प्लानिंग लूनर मिशन इन कमिंग ईयर्स। चंद्रयान जो 3 इंडिया का है, एंड पाथफाइंडर जो लूनर ऑर्बिटर कोरिया का, लूना 25 रशिया का, SLIM जापान का, ये सभी रहने वाले हैं। और रीजन्स फॉर रिन्यूड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है,
तो उसके रीजन है इकोनॉमिक फेयर। तो बताया गया कि हीलियम-3 एन आइसोटॉप ऑफ द एलिमेंट हीलियम इज अबंडेंट ऑन मून बट रेयर ऑन अर्थ। इट इज़ ए पोटेंशियल फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस वजह से चल रही है सभी इकोनॉमिक इसको यूज में लेने के लिए। बेस ऑफ फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन टू टेस्ट हाउ द लाइफ रिएक्ट्स टू हार्श कंडीशन ऑफ स्पेस एंड टू स्टडी अर्थ एज मून एंड अर्थ शेयर ए कॉमन पास्ट। तो इस वजह से इन सब चीज़ों की वजह से ये सभी अभी मिशंस चल रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे सामने न्यूज़ है वो है अर्थ रिकॉर्ड्स शॉर्टेस्ट डे। अर्थ ने शॉर्टेस्ट डे को रिकॉर्ड किया है, तो उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं हम। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 29 जुलाई 2022 को रिकॉर्ड किया गया है शॉर्टेस्ट डे अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं वैसे बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें दी गई है, लाइक चैंडलर वोबल के बारे में बताया गया है। ये क्या होता है चैंडलर वोबल जो होता है वो, एंड चैंडलर जो वोबल होता है इज द चेंज इन द स्पिन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो इससे आपको याद रखना है चैंडलर जो वोबल है वो है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो किस तरह से चेंज होता है इन द स्पिन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो ये सभी इसमें बताया गया है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। बैटल जज एक वर्ड है, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये बैटल जज। तो यहाँ पे इट इज़ द ब्राइट रेड सुपर जियांट ऑन द शोल्डर ऑफ ओरियन। ए रेड जियांट इज ए डाइंग स्टार इन द फाइनल स्टेज ऑफ स्टेलर एवोल्यूशन। तो ये देख लेना है बैटल जज क्या होता है। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, फिर भी यदि आ जाता है तो आपको थोड़ा देख लेना है। और पूरी साइकिल दिखा रखी है स्टार की, किस तरह से स्टार काम करता है, पूरा स्टार बनता है कैसे रहता है, कैसे ख़त्म होता है पूरा, उसके बारे में बता रखा है पूरा। यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है सरफेस मास इजेक्शन, तो इसको एसएमई को थोड़ा सा देख लेना है आपको, है ना। आगे देखते हैं एक्सोमून्स क्या होते हैं। तो एक्सोमून्स को देखते हैं थोड़ा हमें ना, क्योंकि अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जा चुका है, तो काफ़ी सारे रहस्य वो उजागर करेगा किस तरह से अर्थ का एवोल्यूशन हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिलेंगी उसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये, जिसका प्रिसीजन वगैरह काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैव डेवलप्ड ए मॉडल टू ट्रेस हैबिटेटेबल एक्सोमून्स विद द हेल्प ऑफ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू, है ना। तो ये लॉन्च कर दिया गया है। और अब एक्सोमून्स क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि दे आर द नेचुरल सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द एक्सोप्लैनेट्स। और एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग स्टार्स अदर देन सन, तो उसको एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। और उनके जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं वो एक्सोमून्स होते हैं। तो उनके बारे में भी अब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू जानना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं पेन प्लस स्ट्रेटजी क्या है ये। तो अफ्रीका हैज अडॉप्टेड द पेन प्लस स्ट्रेटजी टू टैकल सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए अफ्रीका ने पेन प्लस स्ट्रेटजी को अपनाया है। तो क्या होती है पेन प्लस स्ट्रेटजी, इसको देखते हैं पहले हम। पेन प्लस रेफर टू द अप्रोच टू एड्रेस सीवियर एनसीडीज। एनसीडी क्या होती हैं आपको पता ही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, थ्रू एन इंटीग्रेटेड आउट पेशेंट सर्विस एट द फर्स्ट लेवल हॉस्पिटल। तो ये पेन प्लस स्ट्रेटजी की यदि कहीं बात आती है तो आपको ध्यान रखना है किसके रिगार्डिंग ये है। ठीक है, और इसमें र्यूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया, ये थोड़े जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब देखते हैं आगे हम काला हजार के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो है, तो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर दिया है एलिमिनेट करने का कालाजार को नेक्स्ट ईयर के अंदर फ्रॉम द कंट्री। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है, और इसमें बताया गया है नॉन ट्रॉपिकल डिजीज होती है, जिसके रिगार्डिंग पैरासाइट के बारे में बता रखा है, इसका नाम बता रखा है पैरासाइट का, और सैंड फ्लाई बाइट्स के थ्रू ये फैलता है, ये जो पैरासाइट होता है वो। और आगे बता रखा है ये सेकेंड डेडिएस्ट पैरासाइट डिजीज है एक तरह से वर्ल्ड के अंदर आफ्टर मलेरिया, आफ्टर द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो को अफेक्ट करता है। इंडिया के अंदर एंडेमिक है ये, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के अंदर। तो इसको आपको ध्यान रखना है कालाजार को। अब देखते हैं हम टोमेटो फीवर क्या है। अभी रिपोर्टेड किया गया है केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा के अंदर। और इसके जो कैरेक्टराइज बाई कैसे होता है, इसमें फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, रेड टोमेटो लाइक रेसेज हो जाते हैं, यूजुअली सीन इन द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 एंड अडल्ट विद द वीकर इम्यूनिटी के साथ होते हैं, उनको पाया जाता है। इट इज कॉज बाय द वायरस एंड शोज सिम्टम्स सिमिलर टू द कोविड-19 बट इज नॉट रिलेटेड टू SARS-CoV-2। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस डिजीज। तो इसके लिए कोई डिजीज़ के लिए कोई वैक्सीन वगैरह वैसे अवेलेबल है नहीं। अब देखते हैं हम LAVY क्या है, लंग्या हैनिपा वायरस। तो लंग्या हैनिपा वायरस क्या है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी थोड़े टाइम से। तो चाइना ने रिपोर्ट किए हैं 35 केसेज ऑफ नोवल लंग्या हैनिपा वायरस, पार्ट ऑफ द जीनस हैनिपा वायरस ये है ना। इट इज़ द जूनोटिक वायरस फर्स्ट डिटेक्टेड इन 2018 विच श्रूज एट इट मोस्ट लाइकली नेचुरल होस्ट होता है, जो श्रूज होते हैं इसके, एंड डोमेस्टिक गॉड्स वगैरह में डिटेक्ट किया गया है। सिम्टम्स जो होते हैं वो बता रखे हैं। अब काफ़ी जो फाइनल हमारे सामने जो डिजीज़ है उसकी बात की गई है वो है लंपी स्किन डिजीज़, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से नियरली 57,000 कैटल्स अक्रॉस इंडिया वर किल्ड ड्यू टू ए वायरल इन्फेक्शन कॉल्ड लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ क्या है, ये वेक्टर बॉर्न पॉक्स डिजीज़ है, डेट इज कॉज बाय द वायरस का नाम बताया गया है कैप्रीपॉक्स वायरस। ठीक है,
एंड इज एन इमर्जिंग थ्रेट टू लाइव स्टॉक वर्ल्ड वाइड, के लिए दिक्कत वाली बात है। और जेनेटिकली रिलेटेड टू गॉट पॉक्स एंड शीप पॉक्स वायरस की फैमिली से रिलेटेड होता है जेनेटिकली। और लंपी जो आपकी स्किन डिजीज है, इनफैक्ट कैटल को इन्फेक्ट करती है, वाटर बफेलो को मेनली थ्रू द वेक्टर सच एज ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स के थ्रू ऐसा होता है। और भी काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बताई गई है। और जो एंडेमिक है इन मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ये जो बीमारी है पहले ऐसा हुआ करता था सिंस 2012 से, लेकिन स्प्रेड रैपिडली थ्रू द मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्टर्न ईस्ट यूरोप एंड वेस्टर्न सेंट्रल एशिया वगैरह में फैल चुकी है। और LSD वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2019 इन फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा से फर्स्ट ऑफ ऑल आई थी ये 2019 में, और अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है बीमारी। द डिजीज इज नॉट जूनोटिक, ये जूनोटिक नहीं होती है डिजीज जो है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। मीनिंग इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन्स, तो एनिमल से ह्यूमन्स में नहीं आती है, एंड ह्यूमन कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड विद इट, तो ये जीनोटिक नहीं है। रिसेंटली लंपी प्रो इंड जो है, प्रोवैक इंड जो है, ये वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। इसको और भी साथ में मिले रहे हैं काफ़ी लोग, नेशनल मतलब काफ़ी इंस्टीट्यूट, नेशनल इक्विन रिसर्च सेंटर हिसार इन कोलैबोरेशन विद इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, बरेली के अंदर जो है, इन सब ने मिलकर ये एक तरह से वैक्सीन को बनाया है रिसेंटली। इट इज़ एन होमोलोगस लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन स्पेसिफिकली टारगेटेड टू प्रोटेक्ट कैटल अगेंस्ट दी LSD वायरस। तो इसी के साथ हमारा जो आज का साइंस एंड टेक का एनालिसिस जो है वो भी ख़त्म होता है अगस्त महीने की मैगजीन का, अगस्त मंथ की मैगजीन का वर्जन का। अब हम आगे देखेंगे, कुछ छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, लाइक कल्चर रह गया है ना, कल्चर को हम देखेंगे, एथिक्स वगैरह को हम देखेंगे, एंड देन फिर फर्दर हम थोड़ा और कुछ चीज़ें होंगी उनको भी देख लेंगे, और फिर ये मैगजीन हमारी जो है स्कीम्स वगैरह को कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुझको सुनने के लिए धन्यवाद।